हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। आज हम आपके लिए दोस्तों टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं। ये दोस्तों टोटल टॉप 100 एमसीक्यू हैं, लेकिन आपको 5 पार्टों में कराया जाएगा टॉप 20 करके। दोस्तों ये हिस्ट्री से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक आपको चैलेंज दिया गया है। अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं दोस्तों तो 20 में से 10 का जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी परफेक्ट है कि नहीं है ये हम पता कर लेंगे और आपकी मेरिट जारी करेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के मुख्य कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। हम आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुसार दोस्तों भारत का मुख्य कार्यकारी जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि दोस्तों संवैधानिक प्रधान की बात करेंगे तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? तो दोस्तों ताजमहल भी मृत व्यक्ति का स्मारक है, बीबी का मकबरा भी है, इत्माद उद दौला का भी स्मारक है। दोस्तों ताजमहल की बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो दोस्तों मुमताज महल की कब्र है यहाँ पे, और इसको दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। अगर बीबी के मकबरे की बात करें तो दोस्तों इसको गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि गरीबों का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बीबी के मकबरा को कहा जाता है। इसको किसने बनवाया था? आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो की याद में बनवाया था। दोस्तों हम आपको बता दें आजम शाह जो है ना, ये शाहजहां का पोता और औरंगजेब का पुत्र था। इसके साथ साथ एक नाम है यहाँ पे इत्माद उद दौला। तो दोस्तों इत्माद उद दौला मकबरे को घियास उद्दीन बेन की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों ये थे सम्राट अशोक। तो हम आपको बता दें बिंदुसार का उत्तराधिकारी दोस्तों सम्राट अशोक थे, जो दोस्तों बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पोते थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर होंगे। ठीक है, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों 1991 में संशोधित किया गया। हम आपको बता दें दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया। पूछा जाता है कि कब लागू किया, तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में भारतीय संविधान को लागू किया गया। और जो इसका संशोधन है इसके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति, स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव के साथ साथ दोस्तों संविधान में 9वीं सूची को जोड़ी गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, जो दोस्तों झारखंड के लातेहार जिले से छूता हुआ दोस्तों नागपुर के उद्यम होती है, यानी नागपुर तक जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि रालेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों 1919 में लागू किया गया था। हम आपको बता दें दोस्तों रालेट एक्ट को 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वो कौन सा है एक्ट? रॉलेट एक्ट। इसके अलावा हम आपको बता दें इसके अनुसार दोस्तों किसी भी स्पष्ट व्यक्ति यानी संदेह हो किसी के ऊपर, तो दोस्तों संदेह वाले व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी अगर वो समझ में आ रहा है कि हाँ इसने चोरी किया है, संदेह बन रहा है, तो दोस्तों इस कानून के अनुसार क्या होता था, इस एक्ट के अनुसार उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। और साथ ही साथ हम आपको बता दें 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1919 की बात आई थी, इसलिए यहाँ बता दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? तो दोस्तों चेतक के नाम से बुलाया करते थे। हम आपको बता दें दोस्तों महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक के नाम से बुलाते थे।
साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ कि महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। तो पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, एकदम खड़ी बोली में लिखा गया है, शुद्ध भाषा में लिखा गया है, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आपको पढ़ाते हैं। अगला है कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भार उठाना से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको वेट लिफ्टिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर कौन लगाया था? लूना 10 उपग्रह लगाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। साथ ही हम आपको बता दें यहाँ पे एक नाम है माइक टाइसन का। तो दोस्तों माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे था? तो दोस्तों वो लोथल में था। हम आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों बंदरगाह लोथल में था। वर्ष दोस्तों एक बात बता दें आपको, लोथल में क्या हुआ कि 1955 से लेकर 1962 के बीच में लोथल में खुदाई की गई और यहाँ पे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल हुआ कि यहाँ दोस्तों पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला था और उसे दोस्तों SR राव के निर्देशन पे खुदाई की गई थी और उन्होंने ही दोस्तों इसे जहाजों की गोदी बताया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की इस लिपि में लिखी गई थी। तो दोस्तों ये कौन सी लिपि थी? अज्ञात लिपि थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक दोस्तों समझ में नहीं आ पाई, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अज्ञात लिपि। क्योंकि दोस्तों सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं, 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं, जो दोस्तों सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। किसकी? सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर। यह प्रश्न पूछा गया है, किसके मोहरों पर मिलती हैं? किसकी लिपि? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो दोस्तों सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर मिलती हैं। और दोस्तों हम बता दें यह लिपि चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे ये है। ठीक है दोस्तों, चित्र बना हुआ है ना। हाँ, अगले पॉइंट की बात करते हैं, 13 नंबर है कि प्राचीन भारत में कितने प्रकार का विवाह होता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें ये सभी विवाह हैं, देव विवाह, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह। टोटल दोस्तों 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए कि प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी विवाह के साथ साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित हैं। कौन कौन से? एक ब्रह्म विवाह होता है, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापति विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह के साथ साथ दोस्तों 50 विवाह भी होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। हम आपको बता दें बुद्ध का अर्थ दोस्तों ज्ञान प्राप्ति करने वाला होता है। दोस्तों बात आई है बुद्ध की, तो थोड़ा सा जान लेते हैं बुद्ध के बारे में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों, इनका जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि दोस्तों हम आपको बता दें, जबकि बुद्ध जी ने अपनी 6 वर्ष की जो साधना थी वो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध जी अपनी 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। साथ ही दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है तो सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम हम आपसे पूछ रहे हैं, आप प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया? तो दोस्तों ये कहा गया है बौद्ध धर्म में। हम आपको बता दें इच्छा सब कष्टों का कारण है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म में बताया गया। इसके साथ साथ हम आपको बता दें बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों कि बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म, संघ मिलकर दोस्तों
त्रिरत्न कहलाते हैं। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में अर्ध गोल गुंबदकार जो छत होते थे उन्हें स्तूप कहा जाता था। और दोस्तों इस स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध गोलाकार छत जो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में था, उसे क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे स्तूप कहा जाता है। और इस स्तूप को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों चैत्य नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। तो दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। दोस्तों महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। साथ ही साथ जैन धर्म की प्रथम तीर्थकर की बात करें तो दोस्तों वो ऋषभदेव या आदित्यनाथ को माना जाता है। साथ ही दोस्तों इनका पहला उल्लेख जो है ना वो ऋग्वेद के 22वें तीर्थकर यानी दोस्तों क्या नाम था उनका, अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 22वें तीर्थकर के अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। किसका दोस्तों? ऋषभदेव का वर्णन। साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो बिंबिसार उत्तरदायी है। हम आपको बता दें दोस्तों मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। दोस्तों बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और यह बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बिंबिसार की हत्या दोस्तों उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और दोस्तों बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को क्या बनाया था? मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह को बनाया था। किसने? बिंबिसार ने। साथ ही दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई? तो दोस्तों वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। हम आपको बता दें कि सिकंदर और पोरस की लड़ाई दोस्तों झेलम नदी के किनारे हुई थी और इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई। लेकिन दोस्तों पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर ने क्या किया कि उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया। किसने? सिकंदर ने। किसको? पोरस को, क्योंकि वो दोस्तों उसकी बहादुरी के कारण दिया। साथ ही दोस्तों हम आपको बताते हैं कि झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों जो पॉइंट में लिखे गए हैं वो प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? तो आप ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को दोस्तों बाहर निकाला था। कहाँ से? भारत से। हम आपको बता दें दोस्तों 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। कब? 305 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर उसे भारत के बाहर भेज दिया। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि अशोक के शिलालेख से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? तो दोस्तों हम आपको बता दें उपरोक्त सभी की जानकारी मिलती है। दोस्तों अशोक के शिलालेख से विदेश की नीति, जीवन वृत्त और दोस्तों आंतरिक नीति के साथ साथ उपरोक्त सभी की जानकारी मिलती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी है आपको। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का ब्लेस बना रहे हमारे ऊपर, हमें यही उम्मीद है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, आपसे हमें बस यही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।